चलो सी, हमने क्या करना है, फ्रैक्चर्स का फर्स्ट हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, स्कीम एंड स्केन में आपको हेडिंग्स पढ़ने हैं, फ्रैक्चर्स, लोकेशन, स्प्रेन, ये आपको टॉपिक मिल गया। टॉपिक के बाद आपने टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी, टेक्स्ट डी, आते साथ ही आपको इतना तो समझ आ रहा है बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ मेडिको कि यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई है, यहाँ पर उन्होंने कुछ और दिया हुआ है असेसमेंट का समथिंग, यहाँ पर उन्होंने ड्रग्स दिए हुए हैं, फार्मा बताई हुई है, यहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट प्लान बताया हुआ है। आपने क्या करना है, ये जस्ट आपने आंखों में ये 10 सेकंड में आपने देखना था, खुद आपने आपके कॉमन सेंस ने पकड़ना था ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने हेडिंग्स देख लेनी है, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, स्प्रेन, जो भी प्रोमिनेंट चीजें आपको समझ आ रही है ना, कि लिखने वाले ने जिन जिन चीजों को बोल्ड किया हुआ है या प्रोमिनेंट किया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, सही है। जैसे इस पैरा में एक और चीज प्रोमिनेंट है, ये वाली, तो बुलेट फॉर्म में, हाँ डबल डॉट दिया है उसने, बुलेट फॉर्म में दिया है उसने कि क्लोज्ड और कंपाउंड फ्रैक्चर का उसने यहाँ पर बताया हुआ है। OET is not the test of your medical knowledge, OET is just the test of English language। ये चीज आपको बार बार समझनी है। आंसर निकाला, जब आगे आगे बढ़ो, आपका आगे और कोई काम नहीं है विदाउट आंसर निकालने के। सिंपल फ्रैक्चर्स ऑफ द लिम्स यहाँ पर बताया गया, जिसमें इमीडिएट मैनेजमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट, परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिन किया बताया हुआ है, मैनेजमेंट बताई हुई है, एक्सरे अवेलेबल का बताया हुआ है, ड्रग थेरेपी टेक्स्ट सी में डिस्कस की गई है, सारे जो भी ड्रग्स हैं उनके डोजेजेस हैं यहाँ पर मिलेंगे मुझे। एक जैसे ये यहाँ पर थोड़ा सा नजर आ रहा है नेलोक्सोन, देखते चलो, ग्रेटर देन 70 ईयर्स, देखते चलो, ठीक है। प्रोवाइडर कंज्यूमर मेडिसिन इंफॉर्मेशन, देखते चलो। टेक्निक फॉर प्लास्टर बैक स्लेप फॉर आर्म फ्रैक्चर्स, यूज सैंपल प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल फॉर लेग फ्रैक्चर्स। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, 5-6 टेक्निक्स बताई हैं, 5-6 स्टेप्स बताए, जिसमें इन्होंने टेक्निक बताई हुई है चीजों की, ठीक है। दिल का थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखती जाओ, नहीं भी तो इतना बहुत है फिलहाल के लिए। अब ये सब करने में हमें कितना टाइम लगा है, 3 मिनट, जिसमें 1 मिनट तो जिसमें ये मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था, और क्योंकि मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ मीनवाइल, तो वो वाला टाइम भी आप कट करोगे, तो ये हमें 1.5 मिनट लगा है काइंड ऑफ, ठीक। नेक्स्ट चीज आपको घर पे या मुझे घर पे क्या करनी चाहिए, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिस में यही करेंगे कि आप अपनी तरफ टेस्ट करोगे, मैं अपनी तरफ यहाँ पर सिर्फ गूगल मीट पे मैं ये वाला क्लॉक वॉच लगा के रखूंगा, 15 मिनट पे आप भी बंद मैं भी बंद, एंड में आएंगे डिस्कस करेंगे कि तुमने क्या अटेम्प्ट किया, मैंने क्या अटेम्प्ट किया, एंड व्हाई डिड यू वेंट टू अटेम्प्ट दिस, व्हाई डिड यू गो टू अटेम्प्ट दैट, ठीक है। समझ आ रही है ना, कि हम लोग फिर एक दूसरे का माइंड पढ़ेंगे कि भाई इसने ये अटेम्प्ट किया तो क्यों किया, क्योंकि सारे आंसर आपके सही नहीं होंगे, सारे आंसर मेरे सही नहीं होंगे, और हम देखेंगे कि तुम्हारे पिक करने का तरीका क्या था, सवाल के जवाब को मेरे पिक करने का तरीका क्या था। ओके, स्कीम स्कैन हो गया। तो इसको कितना टाइम देना है, ये जो टोटल टाइम कितना देना है, 2 मिनट? स्कीम एंड स्कैन को आपको 2 मिनट देने, और वो 2 मिनट 15 मिनट से ही कट होंगे आपके। बाकी अब आप कितने बचते हैं, 13 मिनट, यस। ठीक है। एक और चीज भी मैं, जैसे यहाँ पर ड्रग है ना, नॉर्मली ड्रग्स बहुत ज्यादा लिखे होते हैं तो फिर आप इसके डीप पे नहीं जाते, अगर थोड़े जैसे एक ड्रग लिखा हुआ है ना तो देखती जाओ बस, मॉर्फिन एम्प्यूल 10 mg, दैट्स इट। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी हेडिंग से चीज, पता चल जाएगा ना इसके नीचे क्या है, यानी कि एम्प्यूल तो हाँ नजर आ गया है कि मेडिसिन हाँ, का नाम है। तुम्हें ये पता होना चाहिए सिंपली, रोड पर जब हम उतरते हैं ना कराची में या लाहौर में या किसी भी सिटी में, हमें पता होना चाहिए कि यार कारसाज की रोड जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। बाकी तुम्हें गूगल मैप पहुंचाएगा वहां पे, लेकिन तुम्हें आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि भाई अगर मुझे गुलबर्ग में जाना है तो गुलबर्ग का एरिया कहाँ पे आता है, या मुझे अगर किसी खास सिटी में जाना है तो वो कहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ पेशावर, आपके माइंड में क्या आएगा, केपी क्या आएगा, आप गए भी नहीं हो ना आपके घर वाले कभी गए हैं, स्टिल क्योंकि आपकी नॉलेज में है वो चीज तो आ रही है, यहाँ से बस सिंपल नॉलेज लेते जाओ। ओके, हाँ ठीक है, ओके जी। अब हम चलते हैं नीचे। अब जो ये जो 6 क्वेश्चन है ना, 1 to 6 7 जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको ABCD लिखना होता है, ये आपको भी पता है कि भाई आपको सिर्फ ये बात पता होता है कि कहाँ से ये जो टेक्स्ट है वो बिलोंग करता है, ऐसे ही है। हाँ जी हाँ जी, वो टेक्स्ट देख के किसमें इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, लेकिन ये वाले जो टेक्स्ट हैं, लेकिन ये वाले जो टेक्स्ट हैं ये आपको अभी अटेम्प्ट नहीं करने, स्टार्टिंग में आते साथ, एंड पे करनी है।
एंड पे करने हैं, ठीक है, क्योंकि एंड पे जब आप आओगे तो आप ऑलमोस्ट पूरा जो सिनेरियो है उससे घूम फिर के आते हो चारों टेक्स्ट से। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी ना कि किसमें क्या पड़ा है अच्छे से। बिल्कुल गुड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली ये वाला सवाल पढ़ना है, और इस सवाल को ऐसे पढ़ना है जब हम स्क्रॉल करके ऊपर जाएं तो हमें याद हो कि सवाल क्या था नीचे। What should be used to elevate a patient's fractured leg? अब ऊपर अब जब आप जाओगे तो यहाँ पर सवाल क्या था, मुझे बताओ, रिपीट करो, सवाल क्या था? एक मिनट जब मैं करती हूँ। वो दरअसल ना मेरी बुक के ऊपर सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे पास अलहदा से था, तो मैं उसको ओपन करना चाह रही थी कि उसपे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। What should be used to elevate patient's fracture leg? तो हमें चाहिए कि पेशेंट फ्रैक्चर लेग को एलिवेट करने के लिए मेन है इस्तेमाल क्या होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो बात है, क्या ये ड्रग थेरेपी वाले पोर्शन में मिलेगी? नहीं। क्या ये डेफिनेशंस वाले पोर्शन में मिलेगी? नहीं। मुश्किल है। अब ये तो या तो ये यहाँ पर मिलनी चाहिए या तो ये यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये हमें मिलनी चाहिए मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में, बिल्कुल, ठीक है। अब जब आपको ये क्लिक हो गया तो डायरेक्टली आप इसको पढ़ना शुरू करो, इसको देखना शुरू करो, इवन पढ़ने से ज्यादा देखना शुरू करो कि कहाँ पर लिखा हुआ है लेग रेज के बारे में। ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बी में मैनेजमेंट में, हाँ, एलिवेट द लिम्ब अस्लिंग फॉर आर्म इंजरी पिलो और लेग इंजरीज, यानी कि दो चीजें उन्होंने कही, एक काम के लिए और एक उसके लिए लेग के लिए, तो हमें चाहिए लेग के लिए। बिल्कुल, कि ये चीज अगर आपको यहाँ ये अब आपको कैसे पता चला मैनेजमेंट में है, ठीक है, ये ऐसे पता चला क्योंकि आप ऑलरेडी देख के गए हो कि हाँ मैनेजमेंट के सही यहाँ है। पर, हाँ ठीक है, जी, जैसे मैनेजमेंट आपने के। हेडिंग पढ़ी थी। अब आप क्या करोगे, यहाँ आओगे और स्लिंग लिखोगे यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ जैसे ए का वर्ड होता है वो सब वो ज्यादा तो नहीं मेंशन करता, लिखे ना लिखे क्या, जैसे आ पिलो लिखा हुआ है। सॉरी, समझा नहीं मैं। पिलो लिखा हुआ है, ओके। हाँ, ओके, जो रीडिंग वाला पोर्शन है इसमें ये चीजें मैटर करती हैं। यानी कि लिसनिंग आ वाले लिखना में ये चाहिए आपको, साथ। हाँ, वो लिसनिंग वाले में आपको, क्योंकि ये ओईटी ऑफिशियल को मैंने मैसेज इनको किया था उसके मैसेंजर पे, तो उन्होंने रिप्लाई किया इस चीज का कि स्पेलिंग का जो है वो थोड़ा लिसनिंग में थोड़ा बहुत फिर भी आपको रियायत मिल जाती है, क्योंकि रीडिंग में आपका काम ही जो है वो टाइप करने का है, स्पेलिंग मतलब से। लिखने का है, स्पेलिंग का है, वो चीज मैटर करती है वहां पे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, एलिवेट द लिम्ब, अ लिम्ब स्लिंग फॉर अपना क्या नाम, आर्म इंजरीज, अ पिलो फॉर लेग इंजरीज। अगर लेग इंजरी की बात करिए तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ पिलो लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये भी तो है ना, जो क्वेश्चन में अगर कुछ वर्ड्स लिखे हैं तो हम वो फिर नहीं लिखेंगे। अगर देखा जाए तो आ पेशेंट्स फ्रैक्चर लेग है, तो आ तो उसमें भी उन्होंने लिख दिया हुआ है, तो आई थिंक सो कि पिलो ज्यादा बेटर है। अ पेशेंट फ्रैक्चर्ड लेग, पिलो लिखो, देखो अ पिलो लिखो, पिलो लिखो, बात वहीं पर पहुंचती है, हाँ हाँ। ठीक है। मैं स्पेलिंग की बात कर रहा था नॉर्मली। हाँ हाँ, स्पेलिंग का हाँ जी, वो तो एरर है तो रॉन्ग है। हाँ, क्योंकि लिसनिंग, क्योंकि ये चीज कुछ वीडियोस कहते हैं स्पेलिंग आप बिल्कुल नहीं वो कर सकते, ठीक है, वो बिल्कुल ये आपका वो है, जैसे वो मेडसिटी केयर का मैंने आपको बताया था, जो हम्म। टीचर थी, वो कहती है कि कोई भी आप नहीं कर सकते, जब आप E2 पे आते हो तो वो कहते हैं थोड़ी बहुत कर सकते हो। तो मैं इसमें वो कंफ्यूज था, तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा क्या सीन है स्पेलिंग का, और जो है कंप्यूटर वाला पेपर, क्या कंप्यूटर ही चेक करता है या मैनुअल चेक होता है? तो उन्होंने कहा कि पेपर दोनों मैनुअल चेक होते हैं, और दूसरी चीज ये कि आपका स्पेलिंग लिसनिंग में लिटिल बिट हम आपको रियायत दे देते हैं, लेकिन रीडिंग में रियायत बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप पिलो इस यहाँ पे प्रॉपर लिखो, अ पिलो पिलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक चेक हो करने गया। वाले पे होते हैं कि रहम आ जाएगा, आपको पास कर, आगे बढ़ा देगा। अगर उसने सुबह को चाय नहीं पी होगी तो वो आपका नसीब है, ठीक हो ठीक है। गया। What is ओके। the maximum dose of morphine per kilo of a patient's weight that can be given using intramuscular dose? अब डोजेज कहाँ पर है आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर है, यहाँ सी में। ढूंढो कहाँ पर है सी इंट्रामस्कुलर में डोज। मॉर्फिन। ये आपका इंट्रामस्कुलर पड़ा हुआ है, पर किलो आप कितना दे सकते हो, 0.1 टू 0.2। आईएमओ सबकटेनियस दो डोजेस लिखी हुई है, मॉर्फिन तो मेडिसिन ही एक है। हाँ, मैक्सिमम डोज एक तो इन्होंने 0.2 है और नीचे 10 mg भी लिखा हुआ है, वो पूछ रहे हैं आपसे कि पर केजी कितने देना है, तो पर केजी 0.2 जाएगी। बस 0.1 टू 0.2 mg पर केजी देना है, वो आपको जवाब देना है, वो आप नीचे जाके लिखोगे वापस। लेकिन उन्होंने मैक्सिमम डोज पूछा है ना, तो वो फिर ये तो रेंज है ना 1 से 2 तक। पर किलो का पूछा हुआ है ना मैक्सिमम डोज उन्होंने, तो आंसर क्या आएगा फिर, 0.2 नहीं आएगा मैक्सिमम तो डोज। मैक्सिमम 10 mg,
अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 10 mg पर केजी दे सकते हैं, हो सकता है फिर ये ऐसे ही होगा। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए 0.1 to ये जो 0.2। मेडिकेशन है ना, उन्होंने रेंज दी है 0.1 से 0.2, तो क्वेश्चन पूछ रहे मैक्सिमम डोज का, उन्होंने रेंज नहीं पूछी, तो हमारे फिर 0.2 आएगा ना आंसर। हाँ 0.2 आएगा। उसका रीजन ये है कि ये जो 0.2 है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 70 के साथ, ये कितना होगा 1.4 होगा फॉर सपोज। ठीक है, तो 1.4 मिलीग्राम आप दोगे 70 केजी वाले पर्सन को। हम्म। तो मुझे 0.1 टू 0.2 समझ आ रहा है, मे बी की में कुछ और हो, मुझे नहीं पता, देखते हैं फिर नहीं भी। नहीं, ठीक है, उन्होंने मैक्सिमम डोज पूछी है ना, यही तो बता रही हूँ, पीछे तो रेंज है ना, कि जैसे 1 से 5, ये तो रेंज में चला गया ना, कि 1 से 5 हाँ के 0.8। दरमियान भी कुछ आ सकता है। तो हाँ इन्होंने मैक्सिमम है, तो फिर हम मैक्सिमम का ही आंसर करेंगे ना, तो वो फिर 0.2 आएगा आंसर। बिल्कुल। विच पार्ट्स ऑफ अ लिम्ब में नीड एक्स्ट्रा पैडिंग। ठीक है, अब मुझे बताओगे पैडिंग की बात कहाँ करी होगी, टेक्निक में करनी चाहिए इन्होंने। ये प्रोसीजर में जाएगा, वही अच्छा ये टेक्निक प्रोसीजर प्रोसीजर, सेम थिंग है। हाँ इसमें टेक्निक प्रोसीजर में जाएगा ना, वही तो कह रहा हूँ ना। ठीक है, हाँ, लिम्ब का जो कौन सा हिस्सा है जिसको एक्स्ट्रा पैडिंग की जरूरत है, इन्होंने अब सिंपल लिम्ब की बात की है, ये नहीं कहा अपर है लोअर है कुछ नहीं। measure a length of non-compression cotton stockinette from halfway up the middle finger to just below the elbow. Width should be 2 to 3 centimeter more than the width of the distal forearm. इसका आंसर शायद below the elbow है, मुझे याद नहीं आ रहा इसका प्रॉपरली। ये लिखा हुआ है इसका बोनी प्रोमिनेंस नहीं आएगा, प्रोमिनेंस, हाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओवर, ये नीचे लिखा है ना, अब डोंट इसमें अप्लाई देखते हैं, प्रेशर ओवर बोनी इसमें- प्रोमिनेंस, एक्स्ट्रा पैडिंग हाँ, कैन बी प्लेस्ड ओवर 7 अब नंबर ये पे। बिल्कुल, अब ये विथ प्रैक्टिस हमारे साथ होगा कि हमें वो वर्ड ढूंढने पड़ेंगे, जिस पैडिंग का उन्होंने पूछा तो हमें पैडिंग ढूंढना पड़ेगा, पैडिंग कहाँ पे। ठीक है, हम्म। यहाँ पैडिंग लिखा हुआ है, फिर उस लाइन को पढ़ो और वहां से आंसर निकालने की कोशिश करो। हाँ, ठीक है, एक्स्ट्रा पैडिंग है, एक्स्ट्रा हाँ पैडिंग का है, बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा फिर वो, क्योंकि एक्स्ट्रा की जगह उन्होंने ओवर का वर्ड इधर यूज कर दिया, तो हाँ बोनी प्रोमिनेंस आ गया। हाँ। What should be used to treat a patient who suffers respiratory depression? What should be used to treat a patient who suffers respiratory depression? अब आप बताओगे कि इसमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए हमें, कौन से टेक्स्ट पे जाना चाहिए। जो है रिस्पिरेटरी ट्रीट की बात है, तो ये मेडिकेशन हो सकती है। तो मेडिकेशन हो सकती है, और हमने नेलोक्सोन वहां पर देखा था, क्योंकि बाकी यहाँ पर, क्योंकि ड्रग्स बाकी ऊपर लिखा हुए थे, सिर्फ एक ही ड्रग था जो उन्होंने नीचे करके लिखा था, और लिखा हुआ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज रेयर, इट शुड अकर, गिव नेलोक्सोन। हाँ, अगर हो जाए तो निलोक्सन दे दो। ठीक है, या नेलोक्सोन लिखा, फिर आगे बढ़ गए। व्हाट शुड बी यूज्ड टू कवर अ फ्रेशली अप्लाइड प्लास्टर बैक स्लैब। ब्लैक स्लैब। फ्रेशली अप्लाइड जो अपना प्लास्टर बैक स्लैब होगा, उसको कवर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ये आपको कहाँ मिलना चाहिए पहली बात, ये हमें टेक्निक में, डी में। टेक्निक में मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखते आएंगे आंखों आंखों से। ठीक है, रैप कॉटन बेडिंग ओवर द टॉप ऑफ द फुल लेंथ ऑफ द स्टॉकिनेट, 2 layers and 50% overlap, measure a length of plaster। सवाल क्या पूछा हुआ है उन्होंने, रैप क्रैप बैंडेज फर्मली अराउंड द प्लास्टर बैक स्लैब, ये है आपका आंसर, क्रैप बैंडेज। क्रेप बैंडेज फर्मली अराउंड ब्लास्टर पैड रैप, ये 8 नंबर जो है। हाँ ना, सवाल यही पूछा ना कि व्हाट शुड बी यूज्ड टू कवर अ फ्रेशली अप्लाइड प्लास्टर बैक स्लैब हम्म। फर्मली अराउंड द बैक स्लैब, अब क्या रैप करोगे, क्रैप बैंडेज। क्रेप बैंडेज मेरे फर्मली क्रैप अराउंड बैंडेज प्लास्टर पैड। अच्छा, इधर इधर उन्होंने वैसे और कुछ लिखा नहीं है, जैसे उधर लिखा हुआ है फ्रेशली अप्लाइड। कहाँ लिखा हुआ है, हाँ हो सकता है, हो सकता है कोई और आंसर हो, आप देखें अगर आपको नजर आता है तो, पॉसिबल भी है, मुझे क्रैप बैंडेज समझ में आता है। हाँ, चलिए लास्ट में देख लेते हैं ना आंसर की से, फिर बिल्कुल इसको अभी रहने दें। क्रेप बिल्कुल। बैंडेज हो गया। हाँ, What analgesics should be given to patient who is allergic to morphine? अगर मॉर्फिन से एलर्जी को तो क्या देंगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली, अब हमने आना है यहाँ पे,
और हमने देखना है कि भाई इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई तो ये अगर मॉर्फिन, मेडिकेशन में ही जाएगा ना, व्हाट शुड बी बिल्कुल मेडिकेशन में जाएगा। एनर्जेटिक बात। लेकिन मेडिकेशन में ये नहीं लिखा हुआ, कहीं और शायद इन्होंने इस चीज को लिखा हो। हाँ, इधर तो नहीं लिखा हुआ कि एलर्जी हो तो। इधर भी ट्रीटमेंट है ना, बी में भी। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया टू पेशेंट इन सिवियर पेन इफ नॉट एलर्जिक गिव मॉर्फिन प्रेफरेबल, अगर एलर्जिक हो तो क्या देना है, फेंटेनाइल। ठीक है, सो सम टाइम हमें शफल करना पड़ेगा। सी में नहीं नजर आया, जल्दी से कहीं और हाँ ढूंढो। हाँ, ये मैनेजमेंट में है। इधर एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक टू पेशेंट सिवियर पेन मिल गया। ये फेंटेनाइल पड़ा है आपका, ठीक है। हाँ जी, यूज ओके फेंटानिल। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कंडीशन माइट अ पेशेंट हैव इफ सिवियर पेन परसिस्ट आफ्टर स्प्लिंटिंग, elevation and repeated analgesia? What might a patient have if pain persists after splinting, elevation and repeated analgesia? मुझे लग रहा है ये बी कंडीशन आएगी में, कोई। हाँ, कि कौन सी चीजें जो होनी चाहिए पेशेंट को, अगर वो अपना उसको अगर पेन परसिस्ट करता है, स्प्लिंटिंग, एलिवेशन और अपना उसी रिपीटेड लाइन एनर्जी। पे। हाँ जी, समझ आ गई। ये मैनेजमेंट में जो वो अभी निकला है ना, यूज फेंटानिल, उसके नीचे ही है कंपार्टमेंट सिंड्रोम वेयर पेन इज severe and unrelieved by splitting and elevation or 2 doses of analgesia। तो कंपार्टमेंट इसका सिंड्रोम है। आंसर सिंड्रोम, ठीक है, कि इसका आंसर हमें चाहिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट ओके, सिंड्रोम। falling on an outstretched hand is typical cause of dash of the elbow। अब ये क्योंकि डेफिनेशन टाइप ऑफ थिंग है, मेरे हिसाब से ये टेक्स्ट ए में मिलनी चाहिए यहाँ पर। तो ये कैसे पता चला ये डेफिनेशन में जाएगा, यानी ये कि किस इसलिए चीज ने क्लू चला, किया? देखिए 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 देखिए, ये बात हमने कभी ड्रग ड्रग और डोज में हम नहीं सोच सकते। हाँ हाँ, उधर तो नहीं आ सकते। बट लो टेक्निक या क्या कोई टेक्निक है इसमें, टेक्निक वाले पोर्शन में कोई कोई वहां पर 4-5 स्टेप बताए दे, ये लगाने के बाद ये करो, ये लगाने के बाद। मैनेजमेंट में यही होता है ना, क्या होता है मैनेजमेंट में, जो आप डेविडसन पढ़ते होगे भाई, ये सीटी स्कैन नहीं हुआ, चलो एमआरआई की तरफ, एमआरआई नहीं हुआ, चलो डेक्सा की तरफ, ठीक है, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, चलो एक्सरे की तरफ, एक्सरे नहीं हुआ, चलो किसी और सीरीज की तरफ। यही होता है ना। तो ये क्या क्या है, ये इतनी जो तुमने एक कथा बताई हुई है, फॉलिंग ऑन आउट स्ट्रेच्ड हैंड इज टिपिकल कॉज ऑफ डैश ऑफ द एल्बो, ठीक है। सुनने में ऐसे लग रहा है जैसे कोई लंबी कर रहा है, और लंबी करी जाती है या यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले क्योंकि टेक्स्ट ए है तो मैं टेक्स्ट ए पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। नहीं डिस्लोकेशन में कोई मतलब, एल्बो डिसलोकेशन आफ्टर फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ये लिखा हुआ है। एल्बो डिस्लोकेशन आएगा आंसर। डिसलोकेशन इज वेयर बोन, हाँ डिसलोकेशन आएगा। फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड से क्या होता है, आपकी एल्बो डिसलोकेशन होती है। एल्बो डिस्लोकेशन आएगा आंसर। क्योंकि आप द एल्बो लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर डिसलोकेशन आंसर दो बस, हाँ, एल्बो टाइम लिखा बचे। होगा, ठीक हो गया, ठीक बस हो गया, एल्बो है लिखा। अगर तुम एल्बो डिसलोकेशन लिखोगी वो तुम्हारा सही कर देंगे, लेकिन टाइम क्यों जाया करना है, एल्बो लिखने में जो 15 सेकंड जाएंगे, कुछ कोई और सवाल हो जाए ना तुम्हारा। नहीं, एल्बो आना ही नहीं, एल्बो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, तो डिस्लोकेशन आएगा, डिस्लोकेशन ऑफ द एल्बो। बिल्कुल। अपर लिम्ब फ्रैक्चर शुड ओनली बी एलिवेटेड बाय मींस ऑफ, अब ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे यहाँ पर कि जब लोअर लिम्ब का स्लिंग जो अपना वो कर रहे थे, पिलो कर रहे थे, तो अपर लिम्ब में स्लिंग था। मेरे हिसाब से तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एलिवेट द स्लिंग लिम्ब है, स्लिंग। स्लिंग। हाँ, ये देखिए ना, अब इधर आ लिखा है तो स्लिंग आएगा खाली। अपर लिम्ब आम आसन, आम से ठीक है, चलिए। मेक श्योर the patient isn't wearing any dash on the part of a body where the plaster back slab is going to be placed। अब आप मुझे बताओ, क्या ये डेफिनेशन लग रही है आपको, जब आपको कोई चीज इंडिकेट कर रहा है वो कि भाई ये चीज नहीं करनी नहीं, है नहीं करनी, क्या ये आपको ये चीज ट्रस्ट लग रहा मैनेजमेंट में जा है? हाँ सकती है कि उसने कुछ पहना ना हो उसके हिस्से, बॉडी के बिल्कुल, हिस्से पे। या मैनेजमेंट भी जा सकती है या आपकी टेक्निक भी आ सकती है। हाँ, मेरे हिसाब प्रोसीजर। से क्या आना चाहिए, आप नंबर 1 में देखो मेजर लेंथ ब्ला ब्ला ब्ला, कॉटन रैप नहीं लिखा हुआ कुछ भी, नीचे से पहले देखिए क्रैप बैंडेज वाला हम पढ़ के आए, एक्स्ट्रा पैडिंग वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा था, लाइट हाँ, माउंट प्लास्टर पढ़ा था, बैक। हाँ, इंश्योर, इधर लिखा हुआ है वेयर द प्लास्टर बैक स्लैब इज गोइंग टू बी प्लेस्ड। ये लिखा हुआ है इन्होंने, इंश्योर एनी ज्वेलरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंजर्ड लिम्ब।
अब आपका सवाल क्या है, मेक श्योर पेशेंट इजंट वेयरिंग एनी ज्वेलरी ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर प्लास्टर पैक स्लैब इज गोइंग टू बी प्लेस्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ज्वेलरी आएगा खाली, एनी हाँ, लिखा। यहाँ पर आंखों और दिमाग का काम ज्यादा है रीडिंग में, लिसनिंग में आंखों और कानों का काम है, सॉरी दिमाग और आंखों का काम है, दिमाग और कान का काम है, ठीक है, माजरत। यहाँ पर आंख ज्यादा चलनी चाहिए दिमाग से। क्यों? क्योंकि आप आंख से देखोगे कि कहाँ पर वो मुझे लफ्ज मिल रहा है तो मैं उस पर दिमाग चलाऊं। ऐसे नहीं कि तुम सारा पढ़ने बैठ जाओ, टाइम तो तुम्हारा ये 4 टेक्स्ट को कुछ अपना वो करने में लग जाएगा, इंटरप्रेट करने में लग जाएगा। ठीक है, तो इंटरप्रेट इसलिए क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपका काम है ना डायग्नोस करना, तो आप बैठ जाते हो डायग्नोसिस निकालना। लेकिन यहाँ पर अपनी डॉक्टरी घर रख के आओ, यहाँ पर आंसर निकालो, मक्खन निकालो, चाहे चर्निंग से निकले, जूसर से निकले, कहीं से भी निकले, जान छुड़ाओ। सही। Check to see whether swollen limbs are dash or increasing in size. ये अब यहाँ असेसमेंट में जाएगा, हाँ, असेसमेंट में ये असेसमेंट में बिल्कुल swollen limbs ये लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन, इफ limbs the limbs if swollen is thrombing or getting bigger। बिल्कुल ठीक है कि तो ये आएगा फिल्म थ्रोबिंग, थ्रोबिंग यस आएगा क्योंकि गेटिंग बिल्कुल इंक्रीजिंग इन साइज की जगह आ गया। बिल्कुल थ्रोबिंग आएगा। इन अ प्लास्टर बैक स्लैब देयर इज अ डैश क्लोजेस्ट टू स्किन। ये टेक्निक में जाएगा। हाँ, ये टेक्निक में जाएगा, ठीक है, कि देयर इज डैश क्लोजेस्ट टू स्किन। तो अब ये थोड़ा वो है, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट लगाना था इसमें, क्योंकि ये इसमें जो है वो आपको वो है, measure a length of non-compression cotton stockinette from halfway up the middle finger to just below the elbow। कि भाई जो आपका मतलब कॉटन जो स्किन है उसके जस्ट बाद जो चीज लगती है आपको, वो कॉटन स्टॉकिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका कॉटन स्टॉकिनेट होगा। ये अब यहाँ पर थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, इन्होंने ये चीज डायरेक्टली नहीं लिखी हुई है नॉन कॉपरेशन कॉटन स्टॉकिनेट, द नॉन कॉपरेशन भी है या सिंपल कॉटन स्टॉकिनेट ही है। बस सिंपल कॉटन स्टॉकिनेट बहुत है। पेशेंट्स एज्ड डैश एंड ओवर शुडंट बी गिवन हायर डोजेज ऑफ पेन रिलीफ। अब पूरे पैराग्राफ में एज सिर्फ एक ही जगह पे लिखी हुई है 70। और पेन रिलीफ वो मॉर्फिन है मेडिकेशन, क्योंकि इधर एज है तो उसकी एज आएगी, ये बिल्कुल 70 एज लिखो, अल्लाह अल्लाह खैर सला। आपके सवाल ही सारे हो गए। प्रोसीजर्स फॉर डिलीवरिंग पेन रिलीफ, प्रोसीजर्स कहाँ बताए हुए थे पेन रिलीफ के लिए? सी में, हाँ पेन रिलीविंग का सी में, सी में। उसके बाद अब सी मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, देखते हैं बाकी। सी डिलीवरिंग पेन है ना रिलीफ, तो फॉर वो मॉर्फिन है। डिलीवरी पेन रिलीफ, ठीक है, देखते हैं इस पे। मुझे लग रहा है कि शायद इसका बी ना हो, बट देखते हैं, फिर भी मैं सी किया है, बट आई डोंट नो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भी पेन रिलीफ की बात करी है, एडमिनिस्ट्रेशन एनाल्जेसिया इन सीवियर पेन इफ नॉट एलर्जिक। मुझे लग रहा है कि बी होना चाहिए, फिर भी इसको देखते हैं। ठीक है, द प्रोसीजर टू फॉलो व्हेन स्प्लिंटिंग अ फ्रैक्चर्ड लिम्ब, अब इसमें बी होगा, ठीक है, स्प्लिंटिंग अ फ्रैक्चर्ड लिम्ब, क्योंकि स्प्लिंट की बात उन्होंने एक तो यहाँ पर की थी, या डी होगा इसमें? टू फॉलो व्हेन सप्लिंग अ फ्रैक्चर लिम्ब, फ्रैक्चर लिम्ब ये डी आएगा, फ्रैक्चर डी, लिम्ब, लेकिन इधर सिंपल का वर्ड है इसमें। देखते हैं, फिर भी मसला नहीं है। व्हाट टू रिकॉर्ड व्हेन असेसिंग अ पेशेंट, बी। लेकिन उन्होंने सप्लिंटिंग की बात की है ना इधर, ये भी तो हाँ, है ना इसमें। असल में ये दोनों में फंस रहा है मेरे माइंड में भी, हाँ प्रोसीजर टू दोनों में। फॉलो फ्रैक्चर लिम्ब, क्योंकि यहाँ पर भी उसने टेक्निक बताई हुई है कि कैसे कैसे जो है लेकिन आप ये देखे ना, नहीं नहीं ये डी ही आएगा, पता क्यों? ये टेक्निक है उसकी फ्रैक्चर लिम्ब की, ठीक हो गया, क्योंकि इन्होंने अपर लोअर कोई बात नहीं की, और प्रोसीजर तो ये स्टेप्स तो डी में दिए ना, 1 2 3 के ये हाँ, करें फिर उसके बाद ये करें ये करें, तो ये ठीक है, स्टेप तो सारे डी में है। हाँ। एक और चीज, अगर किसी सवाल पे फंस जाते हो ना, वहां पे छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक हो। ऐसा ना हो कि एक सवाल पे तुम 2 मिनट जाया करो, जबकि अगले 2 मिनट में तुम्हारे 4 सवाल अगले वाले ना सॉल्व हो जाए। तो एक सवाल भले इस पे अपना छोड़ो, तुक्का मारो, कुछ भी करो, जैसे मैं यहाँ पर डी लगा के आगे भाग गया, हालांकि मुझे यहाँ पर डाउट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाइम जान छुड़ा दी जाए। ठीक है, द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स किसमें थे? जहां पर आपका क्लोज्ड और ओपन लिखा हुआ था, वही टाइप्स तो थे। ए लिखो, आगे बढ़ो। हाँ ये बीच में तीसरा मिस हो गया, बट टू रिकॉर्ड व्हेन असेसिंग अ पेन। हैं,
ये बी है ना, ये इसमें ये किस उसमें दिया हुआ है आपको? नंबर 3 जो है वो कौन से में दिया हुआ है? बी पोर्शन में ना, असेसिंग द पेशेंट किस में हाँ था? नहीं नहीं, मैंने कहा ये क्वेश्चन पढ़ने में मिस हो गया, ये बात करनी। ओके गुड, ठीक है। द प्रैक्टिशनर हु एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया, द प्रैक्टिशनर्स हु एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया, ये कहाँ पर डिस्कस किया गया है? सी में, सी उधर में। ऊपर लिखा हुआ है एमओ, हाँ ऊपर बिल्कुल, एमओ ऊपर लिखा वाले है। हुआ है, हेल्थ वर्कर लिखा हुआ है, नर्स नर्स लिखा हुआ है, परफेक्ट। हाँ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट टू लुक व्हेन चेकिंग एन इंजरी, मेरे हिसाब से बी होना असेसमेंट चाहिए। में आएगा, व्हाट टू हाँ, लुक, बी ये होना चाहिए। असेसमेंट में आएगा ना, हाउ डायग्नोज असेसमेंट। हाउ फ्रैक्चर्स कैन बी कॉज्ड, ये कॉजेज ए ऑफ, बनेगा। ये ए ए बचेगा। अब आप जल्दी से अपने पास की ओपन करें, है आपके पास की? ये है बुकलेट के ऊपर, देखो। हाँ देखो देखो, मैं अपने पास यहाँ पर बुक पे ओपन कर। सी डी बी ए, सी बी ए, ये सही है सारे 1 to 7। हमारे सही है, पहले वाले में सी होगा ना? पहले वाले में सी ही है। ठीक है परफेक्ट है, पहले वाले में प्रोसीजर्स फॉर डिलीवरिंग पेन रिलीफ हाँ सी है। डी भी सही है, वो जो मैं कह रही थी कि ये स्टेप चल रहे हैं, डी भी परफेक्ट है, सही ठीक है। है। हाँ और बाकी ये वाले भी चेक कर लें। उसके बाद हाँ मैं आंसर पढ़ती हूँ। पिलो है 0.2 mg है हाँ मैक्सिमम डोज। बोनी प्रोमिनेंसिस नैलोक्सोन क्रेब बैंडेज है, आंसर सही बताया था 12 का। हाँ फैटेनिले कंपार्टमेंट सिंड्रोम, डिसलोकेशन, स्लिंग, ज्वेलरी, थ्रोम्बिंग, नॉन कंप्रेशन इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है और आगे लिखा है स्टोकिनेट, कॉटन स्टोकिनेट, और 70 इयर्स, हम्म, 70 70 इयर्स आएगा टोटल। ठीक है। अब क्योंकि जी हमारा ऑलरेडी किया हुआ था हम दोनों का, तो हमारे तो सही है। लेकिन जो लेकिन ये वैसे देखा जाए तो ये लेंथी था, इसमें कुछ 3-4। हाँ, हाँ लेकिन जो नया हम करेंगे उसमें हमारे 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम। हम्म, ठीक है। सही।